नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इस बार चुनावों की तर्ज पर होगी रीट परीक्षा। दीक्षक के रूप में केवल सरकारी शिक्षकों में लगाई जाएगी ड्यूटी। जिला मुख्यालय पर 33 प्राइवेट व 13 सरकारी सेंटर समेत कुल 46 परीक्षा केंद्रों पर 23-24 जुलाई को होगी रीट परीक्षा। जिला स्थापना दिवस 12 जुलाई को सभी लोग अपने अपने घरों पर 11-11 दीपक जलाएं। जिला स्थापना दिवस पर इस बार 11 और 12 जुलाई को होंगे 2 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम। मोहम्मद रियाज अत्तारी जैसे लोगों की जम्मू कश्मीर भाजपा में कैसे एंट्री, तो जांच। आप नेता एडवोकेट शंकर सोनी ने की प्रेस वार्ता। जिले भर की ग्राम पंचायतों में हुई जन सुनवाई। मुख्य सचिव उषा शर्मा व राज्य सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारी भी वीसी से जुड़े। इस बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तर्ज पर रीट परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय पर 23-24 जुलाई को होगा। जिला मुख्यालय और उसके आसपास बनाए गए कुल 46 परीक्षा केंद्रों पर केवल सरकारी कार्मिक ही लगाए जाएंगे। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों और परीक्षा केंद्र संचालकों की बैठक ली, जिसमें सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना 100% सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला मुख्यालय और इसके आसपास के कुल 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 33 प्राइवेट स्कूल व कॉलेज और 13 सरकारी संस्थान शामिल हैं। 33 प्राइवेट स्कूल व कॉलेज को जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहण किया गया है। जिला मुख्यालय से सर्वाधिक दूर सेंटर पर पेपर पहुंचाने में अधिकतम 45 मिनट का समय लगेगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक केंद्राधीक्षक, एक सहायक केंद्राधीक्षक, एक कमरे में 2 सरकारी वीक्षक, प्रत्येक सेंटर पर एक पेपर कोऑर्डिनेटर, प्रत्येक 3 सेंटर पर एक ओएमआर सीट कोऑर्डिनेटर और 5 परीक्षा केंद्रों पर एक जोनल मजिस्ट्रेट, प्रत्येक 10 सेंटर्स पर एक एरिया मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक सेंटर पर एक महिला और एक पुरुष कांस्टेबल की नियुक्ति रहेगी। साथ ही एक परीक्षा केंद्र पर एक एलडीसी, एक यूडीसी, एक सूचना सहायक, एक वीडियोग्राफर और 200 स्टूडेंट पर एक चपरासी को नियुक्त किया जाएगा। पेपर संग्रहण केंद्र पर 1 से 5 का पुलिस जाब्ता रहेगा। बैठक में कलेक्टर ने प्राइवेट स्कूल व कॉलेज संचालकों को निर्देशित किया कि पेपर कोऑर्डिनेटर पेपर लेकर आएं, तब पेपर ऐसे कमरे में रखना है जिसमें एक ही गेट हो। अगर किसी कमरे में 2 गेट हैं तो दूसरा गेट सील करवा दें। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था, कमरे का फर्नीचर, स्ट्रांग रूम आदि की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। राजस्थान की भांति हनुमानगढ़ जिले में भी 23 और 24 जुलाई को रीट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 4 पारी में ये 2 दिन तक परीक्षा होगी और इसके लिए हमने 46 परीक्षा केंद्र बनाए हैं और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से हमें लगभग 16,000 कैंडिडेट्स प्रति पारी की परीक्षा आयोजन करने की जिम्मेदारी दी है। ये परीक्षा रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, इसलिए बहुत ही संवेदनशील परीक्षा होगी। इसके लिए हमने टाइम पर वीडियोग्राफी, व्हीकल्स की उपलब्धता, पेपर कोऑर्डिनेटर, ओएमआर कोऑर्डिनेटर, पेपर विजिलेंट और जितनी भी सावधानियां बरतनी है वो हम अलग से सतर्कता की कमेटी बना रहे हैं। कैंडिडेट्स जो ज़िले के होंगे, अन्य ज़िलों के होंगे और इवन पंजाब हरियाणा से जो अन्य राज्यों से भी आएंगे, उनके लिए हम रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क लगा रहे हैं। पीने का पानी, छाया और सेंटर पर जानकारी के संबंध में भी हम वहाँ पे वॉलंटियर्स लगाएंगे ताकि बाहर से आने वाले कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं आए। विभिन्न धर्मशालाएं और समाज के लोगों से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी धर्मशालाओं को बाहर से आने वाले कैंडिडेट के लिए निःशुल्क रूप से खोलें और उनकी व्यवस्थाएँ करें। परीक्षाएँ इन 46 केंद्रों पर पूर्णतः निष्पक्ष हो, इसलिए सीसीटीवी कैमरे सभी केंद्रों पर लगाए जाएंगे। मोबाइल के कनेक्शन को रोकने के लिए प्रत्येक केंद्र पर जैमर लगाया जाएगा, जिसके कारण किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ या नकल ना हो। और प्रत्येक कैंडिडेट की पहचान के लिए प्रत्येक सेंटर पर 3 लोगों की विशिष्ट टीम लगाई जा रही है, जो प्रत्येक कैंडिडेट की पहचान करेगी। पेपर जब प्राप्त होंगे तो उस व्हीकल्स की वीडियोग्राफी और ट्रेजरी में रखे जाएंगे। विभिन्न आरएएस अधिकारियों, डीआईजी स्टाम्प, सीओ जिला परिषद, एडीएम साहब और अन्य अधिकारियों को मैंने अलग अलग प्रकोष्ठ बना करके उनको पेपर की प्राप्ति से लेकर के वितरण, एग्ज़ाम कंडक्ट, पूल व्यवस्था, व्हीकल्स एंड भुगतान व्यवस्था अलग अलग जिम्मेदारी लेकर के लगभग 7 अलग अलग प्रकार के हमने प्रकोष्ठ बनाए हैं, जिनके माध्यम से इस परीक्षा को हम लोग स्मूथली करवाएंगे।
पेपर ट्रेजरी में रखे जाएंगे और ट्रेजरी में सबसे पहले जिस व्हीकल में पेपर आएंगे उसकी वीडियोग्राफी होगी। फिर पेपर सेंटर वाइज रखे जाएंगे, पारी वाइज रखे जाएंगे। ट्रेजरी पर 1-5 का स्थायी जाब्ता लगा हुआ है, वो रहेगा। वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे 24x7 रहेंगे। पेपर वितरण की कार्य प्रणाली मैंने डीआईजी स्टाम्प साहब को दी है, जो टीओ और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में करवाएंगे। जो व्हीकल सेंटर पे पेपर ले जाएगा उसकी वीडियोग्राफी होगी। पेपर ले जाते समय प्रत्येक व्हीकल में 2 पुलिस कांस्टेबल रहेंगे जिनके पास हथियार रहेंगे। पूरे रास्ते की वीडियोग्राफी होगी। जब पेपर प्रत्येक केंद्र पे पहुंचेंगे तो उस केंद्र पर एक गिरदावर रैंक का अधिकारी हमने केवल इसलिए लगाया कि वो पेपर खुलने तक उस पेपर का विजिलेंट रहेगा, उस पेपर के पास बैठे रहेंगे और पेपर समय पे पहुंचा करके हम उस केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे होंगे। तो प्रत्येक आप देख रहे हैं कि पेपर के परिवहन और वितरण एवं एग्ज़ाम होने तक प्रत्येक क्षण को हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग और कैमरे में कैद करेंगे। जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी लगाएंगे, पुलिस कर्मियों की सहायता लेंगे। कुल मिलाकर के हम पूर्ण पारदर्शिता के साथ लेकिन नकल विरोधी और परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजन करेंगे। 29वें जिला स्थापना दिवस पर इस बार जिले भर में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर नथमन डिडेल ने जिला स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने जिला स्थापना दिवस को लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा करते हुए आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने आमजन से भी अपील की है कि जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर 11 और 12 जुलाई को शाम 7:30 बजे सभी लोग अपने अपने घरों पर 11-11 दीपक जलाएं। कलेक्टर ने बताया कि इस बार जिला ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित सभी सरकारी कार्यालयों की साफ सफाई की जाएगी। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। जांच दल 9 और 10 जुलाई को सभी राजकीय कार्यालयों की साफ सफाई आदि का निरीक्षण करेगा। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि 11 जुलाई को सुबह 7 बजे जिला मुख्यालय पर कैनाल कॉलोनी में इरिगेशन गेस्ट हाउस के सामने इरिगेशन पार्क में जिला स्तरीय पौधरोपण कार्यक्रम होगा। इसके अलावा सभी विभागों के कार्यालय में पौधरोपण किया जाएगा। उसके बाद सुबह 9 बजे रेलवे स्टेशन से जंक्शन बस स्टैंड तक सिंगल यूज प्लास्टिक बैन रैली का आयोजन होगा। इसके बाद रक्तदान शिविर, निःशुल्क मेडिकल चेकअप शिविर आदि का भी आयोजन किया जाएगा। इसके बाद शाम को 7 बजे हनुमानगढ़ के ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन स्थलों की ड्रोन से ली गई फोटोग्राफ्स और वीडियो तथा सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की वीडियो का प्रदर्शन एलईडी मोबाइल वैन के जरिए 11 और 12 जुलाई को किया जाएगा। 11 जुलाई को भगत सिंह चौक पर शाम 7 बजे से 12 जुलाई को टाउन के सेंट्रल पार्क में आयोजित सांस्कृतिक संध्या से पहले इसका प्रदर्शन किया जाएगा। शाम 7:30 बजे भटनेर दुर्ग पर दीपदान का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा भगत सिंह चौक, भारत माता चौक पर भी दीपदान किया जाएगा। आज जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में जिला स्थापना दिवस के संबंध में मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में मुख्यतः जन सहभागिता बढ़ाने के लिए विभिन्न सामाजिक जो क्लब हैं उनको, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति एवं व्यापार मंडल से जुड़े हुए व्यक्ति और अन्य पौधारोपण और अन्य अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया था। मेन रूप से जिले का स्थापना दिवस जो है 2 दिवसीय रहेगा, 11 और 12 जुलाई को, और इसमें रक्तदान से संबंधित कार्य, पौधारोपण से संबंधित कार्य, साफ सफाई कार्यालयों की, दीपदान से संबंधित कार्य एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और इस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। और सभी से ये अनुरोध है कि वो जिले के स्थापना दिवस से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करें और इस पर्व को बहुत ही अच्छे से मनाएं। आप नेता एडवोकेट शंकर सोनी का कहना है कि उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के बहुचर्चित मामले में संलिप्त मोहम्मद रियाज अख्तारी जैसे लोगों की जम्मू कश्मीर व भाजपा में कैसे एंट्री हुई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी इस मुद्दे पर गंभीरता से जांच करे। भाजपा के वह कौन से दूसरे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इन लोगों को पार्टी से जुड़वाया, इसकी भी तह तक पहुंचा जाए। कहीं यह न हो कि यह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का भाग हो। यह बात सोनी ने गुरुवार को जंक्शन स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक विशेष विषय पर बुलाई गई है। जैसा कि आप सबको विदित है, उदयपुर में श्री कन्हैयालाल की जो जघन्य हत्या हुई,
उसमें जो लिप्त अपराधी थे उनमें से एक अपराधी मोहम्मद रियाज अतारी की फ़ोटो वायरल हुई, जो गुलाब चंद जी कटारिया विपक्ष नेता के साथ थी। इसी तरह से पहले जम्मू कश्मीर के आतंकी तालिब हुसैन शाह का भाजपा कार्यकर्ता होना पाया गया। तो ये एक अपने आप में जो है वो एक बड़ी बात थी कि भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता और ऐसे मामलों में जो है वो लिप्त पाए जा रहे हैं। तो हमारी पार्टी की जो चिंता है उसको आप एक विशेष रूप से समझेंगे कि पिछले कई सालों से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि विदेशी शक्तियों से हमारे देश में पैसा आ रहा है और यहाँ पर दंगे फसाद कराए जा रहे हैं इस देश की अखंडता को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो अब ऐसे में जो ये मोहम्मद रियाज है, इसका पाकिस्तान का जो कंट्रोवर्सी संगठन है दावत इस्लामी और तहरीर लबैक और ISI, इन तीनों से ही अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ इनके संबंध पाए गए और ये तीनों ही यहाँ से प्रशिक्षित है। अब जो चिंता का विषय वो ये बन रहा है कि एक तरफ देश को विखंडित करने का कार्यक्रम चल रहा है बाहर से, और ऊपर से भाजपा की जो एक राजनीति है वो है हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए। हालांकि राजनीति एक अपनी जगह है, लेकिन हम जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि विदेशी ताकतों ने अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी में घुसपैठ करवा दी, क्योंकि इन आतंकवादियों के कारण हम पहले भी एक प्रधानमंत्री खो चुके हैं राजीव गांधी जी का, और हमारी चूक रही थी। आंतरिक जो सुरक्षा है उसमें हमारी चूक के कारण रहा। और चूँकि भाजपा जो है वो हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा के न केवल कार्यकर्ता बल्कि सक्रिय कार्यकर्ता अगर ऐसे आतंकवाद में लिप्त पाए जाते हैं तो ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है। इसलिए हमने ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब ये जो मांग रख रहे हैं ख़ास तौर से वो ये रख रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, अपनी नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, इस मुद्दे पे एक गंभीर तरह से जांच करे कि क्या ये जो आतंकवादी है वो बीजेपी में इन मोहम्मद रियाज जैसे लोगों का और जम्मू कश्मीर में इनकी एंट्री कैसे हुई, और वो कौन कौन से भाजपा के दूसरे कार्यकर्ते हैं जिन्होंने इनको एंटर करवाया। कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का भाग हो। और हम ये भी मांग करते हैं कि भाजपा कार्यकर्ता इन कार्यकर्ताओं के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देवे कि उनकी पार्टी में ऐसे लोग कैसे आ गए और उनकी आज तक नज़र क्यों नहीं पड़ी, जबकि ये भी सामने आया है ये लोग पाकिस्तान भी जाके आ रहे हैं। और एक और जो चिंता का विषय बनता है कि मैंने पहले भी दिखाया था कि आतंकवादी संगठनों के जो भी लेटर आ रहे हैं वो बाई नेम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और इनको दोनों को इंगित कर रहे हैं। और वो आपने वीडियो देखा होगा, वो नाम लेके कह रहे हैं भी हम मोदी को भी मारेंगे ऐसे छुरे से। तो ये जो इनमें नाम ले रहे हैं, तो हमारी चिंता का विषय ये है कि ऐसा ना हो कि ऐसे कार्यकर्ता PM या होम मिनिस्टर के नज़दीक पहुंच जाए। तो ऐसे में ये गंभीर विषय बन जाता है। एडवोकेट सोनी ने मांग की है कि भाजपा कार्यकर्ता मोहम्मद रियाज अतारी जैसे कार्यकर्ताओं के संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें कि उनकी पार्टी में ऐसे लोग कैसे आ गए और इन पर उनकी आज तक नजर क्यों नहीं पड़ी। साथ ही भाजपा से मांग करते हुए कहा कि पार्टी सिर्फ अपनी नफरी और संख्या में अनाप शनाप बढ़ोतरी करने से पहले कार्यकर्ता की तरफ ध्यान दे, कहीं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति पार्टी में न आ जाए। एडवोकेट सोनी ने मृतक कन्हैयालाल के मामले में भारत सरकार और जांच एजेंसी से त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कहीं यह न हो कि कसाब के केस की तरह बरसों यह केस भी लटकता रहे और न्याय न हो। अब हालांकि कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन पार्टियों को सजग रहना पड़ेगा। हमारी पार्टी का संविधान है, हमारा सक्रिय कार्यकर्ता के लिए हमारी ये मतलब एक शर्त है कि वो मोरल रूप से सही होना चाहिए और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम भी ये मांग करते हैं भाजपा से कि सिर्फ अपनी नफरी बढ़ाने के लिए और संख्याओं में अनाप शनाप भर्ती करने से पहले थोड़ा सा कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान देवे कि कोई ऐसे वैसे कार्यकर्ता जो है वो पार्टी में नहीं आ जाए। और एक हम ये भी मांग कर रहे हैं कि मृतक कन्हैयालाल के मामले में त्वरित कार्रवाई हो, यानी ये नहीं हो कि सालों कसाब के केस की तरह वर्षों ये केस लटकते रहे और न्याय नहीं हो। ये हमारी मांग भारत सरकार से भी रहेगी और इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी से भी हमारा आग्रह रहेगा कि शीघ्र इसकी जो है जांच की जाए।
वहीं एडवोकेट शंकर सोनी ने उदयपुर हत्याकांड के मामले में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री की ओर से मृतक के परिवार के 2 जनों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करने के मुद्दे पर कहा कि नौहर तहसील के निवासी बैंक मैनेजर विजय बेनीवाल की जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। बेनीवाल का भी परिवार है, मुख्यमंत्री सब जगह एक जैसा व्यवहार रखें। मृतक विजय बेनीवाल के परिवार की भी यथासंभव सहायता राज्य सरकार करे। और जैसा कि आप लोगों को विदित है कि ये सीएम साहब इनके घर गए और उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि इनके परिवार के 2 लोगों को नौकरी दी जाएगी सरकारी। तो चूँकि मुद्दा चला है तो हम आम आदमी पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये भी आग्रह करते हैं कि विजय बेनीवाल का हमारे गंगानगर में जो हत्या हुई थी कश्मीर में, उनका भी परिवार है और ऐसे मामलों में वो सब जगह एक जैसा व्यवहार रखें और इनके परिवार के लिए भी यथासंभव जो सहायता हो सकती है वो करे, जॉब देवे, प्रति कर रहे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गंदेली में विजय का ननिहाल है, तो कल वहाँ से हमें ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि उनके परिवार के लिए ऐसी कोई मतलब अच्छी सहायता के बारे में आश्वासन राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया। और एक हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जब कन्हैयालाल ने धमकियों के बारे में पुलिस को बता दिया था तो राजस्थान सरकार द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके संबंध में भी राजस्थान सरकार अपना स्पष्टीकरण देवे और भविष्य में राजस्थान की जनता को यह आश्वस्त कराए कि ऐसी घटनाओं पे जो है वो पूर्ण नियंत्रण रखा जाएगा ताकि देश का भाईचारा, देश की शांति व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा जो है वो अच्छी तरह से रहे। ये हमारा मेन मुद्दा था जिसे हम इस रूप में देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि विदेशी ताकतें जो है वो हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उसके अंदर अपनी घुसपैठ कर ले। राज्य सरकार के निर्देश पर माह के प्रथम गुरुवार को जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के सभी 269 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई। ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुई। ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव उषा शर्मा व राज्य सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई में हिस्सा लिया गया। इसके लिए जिले की 3 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इनमें नोहर की भोगराना, टिब्बी की सुरेवाला और पीलीबंगा तहसील की डबलीवास मौलवी शामिल रही। ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में पंचायत स्तर के अधिकारी, कर्मचारियों, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, गिरदावर के अलावा पीएचडी, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, चिकित्सा विभाग के ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिकों ने हिस्सा लेकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया। जन सुनवाई कार्यक्रम में पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया गया। इसी क्रम में जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत मक्कासर में सरपंच बलदेव सिंह की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण किया। मैं लगाया गया था अधिकारी, तो आज मक्कासर के अंदर ये जन सुनवाई हुई है। जन सुनवाई के अंदर अमूमन सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे और किसी भी प्रकार का जो डिपार्टमेंट का आया मुद्दा या किसी प्रकार का आया तो वो अमूमन जो यहाँ सलटने वाले थे वो यहीं सल्टा दिए गए और कुछ मुद्दे जो ऐसे थे 2-4 वो ब्लॉक लेवल पे थे, वो ब्लॉक लेवल पे हमें भिजवा दिए। जैसे कुछ पंचायत द्वारा दिया भी यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट के लाइट का कनेक्शन कराया जाए और कुछ के नालियों की सफाई कराई जाए। इस तरह के जो मुद्दे थे, कुछ यहाँ थी भी, कुछ कईयों के ना पेमेंट नहीं हुआ था, जो भुगतान नहीं हुआ मेटों का, उसके लिए ये पंचायत द्वारा प्रस्ताव लिखा के ब्लॉक लेवल पर भिजवाए गए हैं ताकि इनका पेमेंट की व्यवस्था कराई जाए। इस जन सुनवाई में प्रस्ताव में आगे आने वाले ब्लॉक का में जो सुनवाई हुई उसमें कि एक तो जो ये चिरंजीवी योजना चलाई है उसमें जो मजदूर है जिसका खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ा, क्योंकि जन सुनवाई में अधिकारी बता रहे थे जो आए हुए थे हमारे प्रभारी, वो कह रहे थे कि जो खाद्य सुरक्षा में परिवार जुड़ा हुआ है उसका फ्री बीमा होता है और जो जिसका खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है उसका 850 रुपये लगेगा। और इसका प्रस्ताव हमने रखा कि उसको खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जाए, क्योंकि 4 साल के करीबन खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े नहीं गए थे। वो साइट बंद कर रखी थी, अभी
खुली है, 2 महीना 1.5 महीना चला है, फार्म भर के भेज रखे हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी जोड़ा जाए। जो कि चिरंजीवी योजना के तहत लाभ मिलता है वो उस परिवारों को लाभ मिल जाए। ये प्रस्ताव हमने उन अधिकारियों को भेजा है कि वो ब्लॉक में रखें, जहाँ ब्लॉक क्षेत्रीय जन सुनवाई होगी। दूसरा, हमारे स्कूल की जो ज़मीन है, बॉयज़ स्कूल है, जो लड़कों का स्कूल है, उसमें 8.5 बीघे के करीबन है। वो ज़मीन को भी हमने प्रस्ताव रखा है, क्योंकि पीछे अखबार में आया था, न्यूज़ आया था एक कि वो ज़मीन विद्युत विभाग राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को दे रहे हैं, वहाँ GSS बना रहे हैं। और स्कूल बड़ा है, वहाँ ग्राम पंचायत 2 किंजे के भी नज़दीक पड़ता है। वहाँ भी पहले मिडिल स्कूल था, अब वो हाई स्कूल हो गया, उच्च माध्यमिक विद्यालय। और खेलने के लिए कल को जिला स्तरीय है या कोई स्टेट स्तरीय है, अगर टूर्नामेंट आए ग्राम पंचायत मक्कासर या 2 किंजे में, तो 2 किंजे के नज़दीक वो ज़मीन पड़ती है, तो वहाँ बच्चे कैसे टूर्नामेंट कैसे चलेगा, कैसे पूर्ण होगा उसका खेल का। उसके लिए हमने प्रस्ताव रखा है कि ये GSS को ना देकर ये स्कूल के नाम रहे, क्योंकि आज की नहीं, स्कूल के नाम पुरानी ज़मीन है। नमस्कार सर, हम इस ग्राम पंचायत में मेट लगे हुए हैं सर, और मेटों की जो पेमेंट की समस्या है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। हमारी पेमेंट आयु को कम से कम 1.5 साल हो गया। इसके लिए हमने 2-3 बार ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज हमारी ग्राम पंचायत में जन सुनवाई का प्रोग्राम था, तो हमने वहाँ पे लिखित में दिया है कि हमारी मेटों की पेमेंट जल्दी से जल्दी करवाएं, और लेबर के साथ ही हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ मेट तो ऐसे हैं जिनकी गुजारा भी नहीं हो रहा है, और 1.5 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, तो इस चीज़ का निस्तारण करें जल्दी से जल्दी। कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों का द्वितीय चरण का FLN आधारित 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जंक्शन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जारी है। अध्यापकों को बाल केंद्रित शिक्षा, बालक की रुचि, क्षमता और स्तर के अनुसार शिक्षण करवाना, खेल खेल में शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, बालक की रुचि व मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण, शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में, शिक्षक सुगमकर्ता के रूप में, शिक्षक क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में सहायक, शिक्षक छात्र का मैत्रीपूर्ण व्यवहार, प्रकरण का चयन बालक के स्तर के अनुसार, भय मुक्त वातावरण तैयार करना, गतिविधि का आयोजन करवाना आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज यहाँ हनुमानगढ़ पंचायत समिति ब्लॉक में जो है वो 6 दिवसीय कक्षा 1 से 5 पढ़ाने वाले अध्यापकों का FLN आधारित प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस प्रशिक्षण में जो है वो प्रशिक्षण का जो है ये द्वितीय चरण है। इसमें 90 संभागी जो है वो प्रशिक्षण ले रहे हैं, 99। और इस प्रशिक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य जो है कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों को गणित और भाषा शिक्षण के संदर्भ में दक्षताओं का विकास करना है। प्रशिक्षण में जो है वो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हुई हैं, और प्रशिक्षणार्थी जो है वो पूरे मनोयोग से प्रशिक्षण जो है चल रहा है। ब्लॉक हनुमानगढ़ के द्वितीय चरण में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ में जो है FLN आधारित प्रशिक्षण जारी हैं। इनमें बच्चे जो हैं वो बेसिक दक्षताओं को सीख रहे हैं। FLN बेसिकली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी छोटे बच्चे जो एक लर्निंग गैप उनमें आ गया है, जो साधारण प्रक्रियाएं या संक्रियाएं हैं, ऑपरेशंस गणित की छोटी छोटी संक्रियाएं हैं, और भाषा दक्षता में जो गैप आ जाता है, जो नहीं पढ़ पाते, उन्हीं गैप्स को कम करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि बच्चा जो है अगर प्राइमरी लेवल पे ही वो गणनाओं को सीख जाएगा, गणनाओं को करने के लिए, और भाषाओं को पढ़ना और समझना सीख जाएगा, तो निश्चित रूप से उसे आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बच्चा मुख्य धारा से जुड़ के अच्छे से शिक्षण कर पाएगा। यही इन प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य है। ये द्वितीय चरण है जो 4 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक जो है पूरा रहेगा। इसमें इस बार 99 शिक्षक जो हैं वो प्रशिक्षण ले रहे हैं, और मैंने पहले भी दोहराया कि इस तरीके से 4 चरणों में है। इस ब्लॉक के लगभग 400 टीचर्स को प्रशिक्षित कर दिया जाएगा, जो विभिन्न विद्यालयों में जाकर के FLN आधारित प्रशिक्षण के आधार पर बच्चों को शिक्षा देंगे, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। जिला मुख्यालय की निकटवर्ती ग्राम पंचायत 2 KNJ के वार्ड 5 में करीब 10 माह पहले बनी नाली धंसने से मकान की नींव में पानी घुस गया। इससे मकान की दीवारों की दरारें आने पर
काफी नुकसान हुआ है। मकान मालिक ने नाली निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत से समस्या समाधान की मांग की है। ये हमारे नाली बनी और सही ढंग से नहीं हुआ और जो कि ये बैठ गया है, हमारे मकान को भी बहुत दिक्कत है और जो कि मकान बैठने का डर है। हम सुबह से मतलब कि सभी के पास जा आए हैं, हमारे सरपंच साहब के पास, वो बोले 11 बजे हम आएंगे, जो कि हमारा मकान पूरा बैठने का डर है। सवेरे से हम लोग तोड़ा फाड़ी में लग रहे हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं, जो कि कृपया करके हमारा जो कि देखा जाए और बनवाया जाए। डोंगे तो खोदे ही नहीं थे, बस मिट्टी जो थी इधर उधर की है, बस उसी पर ईंटें लगा दी और जो कि ना कोई ग्रिड का माल है, ना कुछ है, ना कोई ठुकाई करी है, बस जैसे मिट्टी ठेकेदार ने ही कर दी, बस कोई नहीं टुराई कुटुई कुछ नहीं हुई है। हाँ, मैंने बोला था भाई अच्छी तरह काम करेगा, कि नहीं अच्छी तरह काम हो रहा है, यही सब मतलब कि कह करके अपना कर दिए। अब मान ले हमारा जो कि नुकसान कितना हो रहा है। हाँ बिल्कुल मकान गिर सकता था, बिल्कुल गिर सकता था। सुबह से हम लोग सारे लग रहे हैं, पूरे परिवार। लापरवाही ये जो मिस्त्री और ठेकेदार के हैं और सरपंच साहब ने यह जांच नहीं करी है, इसलिए जो कि लापरवाही तो उन्हीं की है। DILRMP योजना के तहत हनुमानगढ़ उपखंड के पटवारियों एवं गिरदावरों को गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सर्वेक्षण और पुनरु सर्वेक्षण के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। भू प्रबंध विभाग के इंस्पेक्टर हनुमान पूनिया की ओर से प्रशिक्षण दिया गया। कानून व संघ जिलाध्यक्ष चंद्रभान जानी ने बताया कि जो तहसीलें ऑनलाइन हो चुकी है, उनका पुनरु रिकॉर्ड और मौके का मिलान सर्वे और रीसर्वे की सहायता से किया जाएगा। हनुमानगढ़ ज़िले के उपखंड हनुमानगढ़ में DILRMP के योजना के तहत श्री हनुमान जी पूनिया भू प्रबंध विभाग के इंस्पेक्टर आए हुए हैं और समस्त पटवारी व गिरदावरों को आज सर्वे और रीसर्वे के बारे में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो तहसीलें ऑनलाइन हो गई है, उनमें पुनः रिकॉर्ड को और मौके को मिलान सर्वे और रीसर्वे की सहायता से किया जाएगा। इसके तहत जो भी सरकारी भूमियाँ हैं जिस पर किसी का अतिक्रमण है तो वो चिन्हित हो जाएंगी, वो अतिक्रमण से मुक्त होगी और जिनका खसरा छोटा है या बड़ा है उनको उनके माप के अनुसार उनको खसरा पूरा उनका हो जाएगा, मिलेगा। जैसे नहर की कोई समस्या है या रोड की कोई समस्या है, वो आदिनांक रिकॉर्ड और मौके के मिलान के हिसाब से तैयार की जाएगी। ऑनलाइन अपने हनुमानगढ़ जिला पूर्ण हो चुका है, 7 तहसील ऑनलाइन हो चुकी है और अब ये अधिसूचना जारी हो चुकी है 2021 में और उसके तहत ये प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू की गई है। ऑनलाइन होने से काश्तकारों के जो विवाद है वो समाप्त हो जाएंगे। किसी को अगर रास्ता मंजूर नहीं है, मौके पे रास्ता चल रहा है, तो वो मौके पे उसका मंजूर किया जाएगा। जो उसको उपभोग कर रहा है तो उसका वो उपभोग करेगा और रिकॉर्ड में भी उसका दर्ज हो जाएगा। जैसे उसकी ज़मीन कम है तो पैमाइश की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएगी, उसको पूरी ज़मीन मिलेगी, न कम मिलेगी और न ज़्यादा मिलेगी। और ज़्यादा किसी की ज़मीन है तो वो उसको उस परिमाप पे मिलेगी उसकी उस हिसाब से। बाल कल्याण समिति की ओर से जंक्शन व टाउन में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों व उनके परिजनों को इस संबंध में चेतावनी दी गई। वहीं तपती दोपहर में भिक्षावृत्ति करते पाए गए बच्चों को चप्पल आदि का वितरण भी किया गया।
समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बच्चों के परिजनों से पुनः इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने तथा बच्चों को उचित शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए इनके परिजनों को पाबंद किया। आज बाल कल्याण समिति और मानव तस्वीर द्वारा टाउन बस स्टैंड, जंक्शन बस स्टैंड, शिलापीर, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ रही है हमारे यहाँ। बाल कल्याण समिति ने जब से अपना कार्यभार संभाला है उसके बाद जिले में बाल श्रम पे, भिक्षावृत्ति पे, कचरा बीनने वालों पे बहुत अंकुश लगाए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज हमने जो कार्रवाई की तो आज कोई तो पाली से आया हुआ मिला भिक्षावृत्ति करते हुए, कोई भीलवाड़ा से, अलग अलग जिले से। तो हम ये प्लान कर रहे हैं, अभी जिला कलेक्टर महोदय से कल हमारी मुलाकात होगी, पाठशाला का शुभारंभ कर रहे हैं। तो इन लोगों को बॉन्ड करते हुए जहाँ से ये मूल स्थान से आए हैं वहाँ भी उन प्रशासन को कह के इन बच्चों को भिक्षावृत्ति मंगवाने से बिल्कुल अंकुश लगाया जाएगा। अभी एक छोटा बच्चा है आज हम लेके आए हैं, तो उसकी ये हालत है कि उसकी माँ जोधपुर रहती है, उसका भाई बहन यहाँ रहता है। आज उससे उसके एक बेचारे के पैर भी नहीं है, जन्म से उंगलियाँ भी नहीं है, उससे नंगे पैर भिक्षावृत्ति करवा रही थी। यही हाल है गोलवाड़े से एक महिला अपनी 2 बच्चों को लेकर आई थी, उनके चप्पल भी नहीं थी, तो बाल कल्याण समिति उन्होंने चप्पल भी पूरी करवाई एंड टू एंड और उनको पाउंड करते हुए वापस गोलवाड़ा भिजवाया और वोकेशन भिक्षावृत्ति नहीं थी। तो एक हम प्लान, मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। पूरी बाल कल्याण समिति टीम और जिला प्रशासन, हमारे जिला कलेक्टर महोदय बहुत एक्टिव हैं इस मामले में। तो इनका स्थायी बंदोबस्त करें कि अन्य राज्यों से आता है उन्हें तुरंत प्रभाव से बॉन्ड करते हुए उन्हीं उनके मूल स्थान पर वापस भेजा जाए, वहाँ भी जिला प्रशासन को अवगत कराया जाए कि ये लोग अन्य तरह की भिक्षावृत्ति नहीं करें। ऐसा ही एक आज देखा, कुछ लोग साइकिल से लेके घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम सालासर से आए और वैष्णो देवी जा रहे हैं और ऑन द रोड ट्रैफिक को रोक के पैसा मांग रहे थे, तो उन्हें भी बॉन्ड किया गया और उन्हें वापस यूपी के थे तो उन्हें कहा कि वापस यूपी चले जाओ, अगर जिले में कहीं भी भिक्षावृत्ति करते हुए या गाड़ी रोक के पैसा मांगते दिखे तो आपको कार्रवाई होगी।